हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे ना, मस्त होंगे ना, एकदम खेल रहे होंगे, खुशकिस्मत होंगे। खुशकिस्मत क्यों, अरे अच्छी बात है ना, खुशकिस्मत ही होना चाहिए। तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी पेपर 1। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का। लेक्चर नंबर 13 अगर नहीं देखा तो देख लेना, लेक्चर नंबर 14 अगर नहीं देखा तो देख लेना, पहले वही देख के आना, फिर लेक्चर नंबर 15 पे आना। जब तक वो दो लेक्चर नहीं देखोगे कोई इंटरलिंकिंग नहीं बनेगी हमारी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से देख के इस यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने वाले हैं। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 80 प्लस मार्क्स। हमारा टारगेट तो 80 प्लस मार्क्स का है। अकाउंटेंसी के अंदर हम नहीं रुकने वाले, हम सबके छक्के छुड़ा देंगे एग्जाम्स के अंदर। और 80 तो मिनिमम टारगेट है, हमें तो 100 नंबर तक भी लेके आना एग्जामिनेशंस के अंदर। एंड प्लीज प्रोवाइड योर ऑनेस्ट फीडबैक, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना। कमेंट बॉक्स के अंदर कैसा भी आपको लेक्चर लगे, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना। एंड थोड़ा सा खुद का माइंड भी यूज करना लेक्चर को देखते वक्त, क्योंकि आप अब समझदार हो चुके हो। यू आर इन सीए इंटर। सीए इंटर का मतलब है आप सीए फाउंडेशन को पार कर चुके हो, 11th क्लास को पार कर चुके हो, 12th क्लास को पार कर चुके हो, आप सीए इंटर में आ चुके। तो आप छोटे तो नहीं रहे, आप बहुत ही अच्छे, आप एक्सपर्ट हो, अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट हो आप। तो अगर एक्सपर्ट हो तो आप अच्छे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं सारे कम्युनिकेशन वहीं से करने वाला हूं। उसका नाम है फील अकाउंट्स विद कार्तिक, सर्च करना मिल जाएगा। और मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी जाके आप इसको देख सकते हो, इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कार्तिक आपके साथ है, मेरे से पूछ सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है एंड अच्छे नंबर स्कोर करने हैं एग्जाम्स के अंदर। बस यही आपसे आशा है, यही आपसे मेरी अभिलाषा है। चलिए, हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम कल के लेक्चर में ये पढ़ के आए थे, ये याद होगा आपको, ये चीज याद होगी कि नहीं याद है आपको। हमने जब ये बनाया था, क्या है ये, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड मैंने इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था एक्रूड का। मैंने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था एक्रूड इंटरेस्ट वाला। एंड ये भी बताया गया था कि आपको इंटरेस्ट का कंपोनेंट तो कंसीडर करना ही करना है, किसी भी हालत में हमें वो नहीं भूल जाना। समझ गए ना, हमें वो चीज नहीं भूलनी किसी भी हालत में। चलिए, उसी को लेके आप कॉपी निकालिए, आप सारा काम कॉपी में करेंगे। देखो जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस है आपको मैं एग्जांपल दे दे के ही सोल्व करवाऊंगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आपको ही सोल्व करने हैं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन ही मैंने सोल्व करवा दिए तो आप क्या करोगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तैयार करना है तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने पड़ेंगे ना, कि नहीं पड़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे, हाई फाई दो। चलो, अब हम जिन भी भगवान को मानते हैं उनको करते हैं प्रार्थना और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, हम शुरुआत करते हैं। हमने कल ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया था एक्रूड वाला। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, आज ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए, आपको एक चीज पता है ना, हम AS13 के ही टेक्स्ट में हैं। क्या बोला था AS13 ने, क्या बोला, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंटल रिसीवेबल। हमारा मेन मुद्दा तो इन दोनों पे है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंटल रिसीवेबल इन कनेक्शन विद एन इन्वेस्टमेंट आर जनरली रिगार्डेड एज इनकम दैट इज बीइंग द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ जाता है। एंड आपको ये ध्यान पता होगा कि AS13 की स्कोप में ये चीजें नहीं कवर होती, ये AS9 की स्कोप में कवर होती है। लेकिन ये बोलता हाउएवर, जब इसने बोल दिया ना हाउएवर, तो सांस से थम जाती हैं। कहते नहीं, रुक सी गई हैं तेरी सांसें। अरे भाई रुक जाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना चाहिए आपको। अगर किसी की सांसें रुकती हैं तो फर्क पड़ना चाहिए आपको। आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है ना,
करना है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से चाय चुप पी लेके बैठ जाना, कुछ भी करना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। एंड कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आए टेंशन नहीं लेनी, नहीं समझ आए टेंशन नहीं लेनी, माइंड पे ज्यादा लोड नहीं लगाना, समझ आ जाएगा। और क्यों नहीं समझ आएगा बात बताओ ना, क्यों नहीं समझ आएगा? सर समझ आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों, समझ आएगा। सर एग्जाम बहुत मुश्किल आता है, किसने बोला एग्जाम मुश्किल आता है? बहुत ही इजी पेपर आता है। यस बहुत इजी पेपर आता है। क्या सोल्व हो पाएगा? कर क्यों नहीं सोल्व हो पाएगा? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, लोगों की खुशी देखने जाओगे ना कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपनी खुशी देखना, लोग जो सोचते हैं सोचते रहने देना। एक बात ध्यान रखना मेरी, जो लोगों ने सोचना है सोचते रहने देना। तुम्हें अपनी मस्ती करनी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपनी एंजॉय करना है। पढ़ाई भी जरूरी है, कंसिस्टेंसी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हाउएवर मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है मिस्टर कार्तिक, मैं ही हूं लेकिन फिर भी ठीक है, मिस्टर कार्तिक, ठीक है, डन सर। ये रहता है हिसार के अंदर, एक शहर है हिसार, ठीक है, डन हो गया सर, ग्रेट। इसके पास क्या है? कार्तिक के पास है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टील की कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। कार्तिक के पास इस कंपनी के, कार्तिक के पास इस कंपनी के क्या है? डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स। कार्तिक के पास इस कंपनी के क्या है? डिबेंचर्स है। कितने डिबेंचर है? मान लो 100 डिबेंचर है। और ये आपको पता है कि इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो कंपनी है JSL, ये इसके जब ये इस कंपनी ने इशू किए थे डिबेंचर, इसने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी? इसने टर्म्स एंड कंडीशन ये लगाई कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे, कब पे करेंगे? एवरी 30th जून को, एवरी ईयर। टर्म्स एंड कंडीशन ये लगाई, क्या लगाई कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड एक कंपनी है और उसके पास 8% के डिवेंचर्स हैं। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास 8% के डिवेंचर हैं, उसके खुद के डिवेंचर है। उसने जब इशू किए, उसने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे हर 30 जून को, हर 30 जून को पूरे साल का एक ही बार इंटरेस्ट पे करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने क्वार्टरली पे कर दिया, 6 मंथ पे कर दिया, या हमने मंथली पे कर दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कहता हर 30 जून को हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट मिलता किसको है? इंटरेस्ट मिलता किसको है बेटा? इंटरेस्ट उसी को मिलता है जिसके पास क्या होते हैं? डिवेंचर होते हैं। जिसके पास क्या होते हैं? डिवेंचर होते हैं। सपोज करो मिस्टर कार्तिक ने इस डिवेंचर्स को, मिस्टर कार्तिक ने इन जो ये आपके 8% है डिवेंचर, जो आपके ये 8% डिवेंचर्स हैं, इनको मिस्टर कार्तिक ने किसी बंदे को सेल कर दिया। इन 8% डिबेंचर को मिस्टर कार्तिक ने किसी को सेल कर दिया और 30 जून तक उसके पास वो डिबेंचर नहीं थे। 30 जून तक कार्तिक के पास नहीं थे डिबेंचर, उसने किसी पार्टी को सेल कर दिया। तो आपको क्या लगता है जो ये कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड JSL, ये किसको इंटरेस्ट पे करेगी? मिस्टर कार्तिक को या उस पार्टी को? कंपनी क्या बोलती? हम कंपनी के पास गए, किसके पास गए? JSL के पास। हे कंपनी प्लीज बताओ, राय दे दो, हम किसको इंटरेस्ट पे करें? दिक्कत खड़ी हो गई है तो क्यों? कंपनी क्या बोलती? कंपनी एक ही बात बोलती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता इसका
हमें फर्क नहीं पड़ता ये शेयर कार्तिक के पास है, ये शेयर हर्षित के पास है, ये शेयर प्रियांश के पास है, ये शेयर किसी और के पास है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस बात से मतलब है कि इस शेयर का जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे 30 जून को मालिक कौन है, हमें ये फर्क पड़ता है बस। चाहे एक साल में लाखों मालिक चेंज हो जाए, तुम हर रोज शेयर्स को बेच दो। कार्तिक के पास शेयर थे, कार्तिक ने बेचे मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने बेचे मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने बेचे मिस्टर जेड को, मिस्टर जेड ने बेचे मिस्टर एक्स को, जो भी है। हमने ये देखना है कि 30 जून को उसका मालिक कौन है, वो शेयर किसके पास है। जिस बंदे के पास शेयर होंगे ना, उसी बंदे को ये कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट देगी, ये बात तो कंफर्म है। इतना समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो, अपनी कॉपी में लिखो हाँ या ना। समझ आ गया, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। अब कार्तिक था थोड़ा सा ऐसा आदमी कि ठीक है यार, चलो कि कार्तिक को पैसे वैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, उसने किया क्या? अब मेन मुद्दा काम का आया है। मेन मुद्दा काम का आया है, इंटरेस्ट कब मिलता है? इंटरेस्ट कब पे होता है? इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी, कौन? जेएसएल। इंटरेस्ट पेड बाय जेएसएल कब? व्हेन द जेएसएल इज पेइंग इंटरेस्ट एवरी 30th June ऑफ ईच ईयर। किसको पे करेगी? हु होल्ड्स द सिक्योरिटीज ऑन 30th June एवरी ईयर। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सर। इसको नोट करना कॉपी के अंदर। कार्तिक हैविंग 100 नंबर ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ जेएसएल। ठीक है, हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 पर डिबेंचर। ठीक है, डन हो गया जी। 100 पर डिबेंचर्स इंटरेस्ट पूरे साल का कब पे होता है? 30 जून को एनुअली। अब कार्तिक ने किया क्या? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2021 कार्तिक लिमिटेड या कार्तिक इंसान ने सोल्ड द 8% डिवेंचर्स टू मिस्टर प्रियांश। अभी तो पता ना कौन है प्रियांश? हमारे ऑफिस का आर्टिकल, जिसके अभी मई 21 में सीए फाइनल के एग्जाम है। देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसके साथ आर्टिकलशिप था कर रहा, तब मैं 3rd ईयर में था, तब ये 1st ईयर में था। मुझे क्या बोलता, कार्तिक भैया, कार्तिक तो को पता है मैं एसएफएम में सीए फाइनल के अंदर 95 मार्क्स लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा। मैंने कहा भाई पक्का। उस टाइम मेरे सीए फाइनल के एग्जाम बिल्कुल नहीं हुए थे, मेरे 6 मंथ थे अभी बचे एग्जाम्स के। मुझे बोलता कि मैं एसएफएम में 95 लेके आऊंगा, ऑडिट के अंदर 80 लेके आऊंगा, लॉ के अंदर भी 80 लेके आऊंगा, एफआर में तो 95 लेके आऊंगा। मैंने कहा यार इतना आसान नहीं है क्या? तो नहीं मैं लेके आऊंगा पक्का। और आज की डेट में इसके अभी मई 21 में एग्जाम है, हालत ऐसी हो चुकी है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई पास ही हो जाऊं तो बहुत है।
पास ही हो जाऊं तो बहुत है। तो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा नहीं रखना, कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, लेकिन मेहनत जब तक नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं बनने वाला। तो आपको ये कॉन्फिडेंस, इससे सीख क्या मिलती है आपको? इससे ये सीख मिलती है आपको कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता कब है? जब आप मेहनत करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को कार्तिक लिमिटेड सोल्ड द 8% डिबेंचर, सारे के सारे सोल्ड ऑल द डिबेंचर टू मिस्टर प्रियांश। उसने मिस्टर प्रियांश को डिबेंचर बेच दिए एट ₹101 ईच। उसने 101 रुपए में उसको डिबेंचर बेच दिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कैसे बेचे क्या नहीं बेचे, हम अब बना रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एक ही है, प्रिपेयर ओपनिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट अकाउंट in the books of Mr. Priyansh as on 1 अप्रैल 2021। क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपको मिस्टर प्रियांश की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। आपको मिस्टर प्रियांश की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कब बनाना है? सिर्फ 1 अप्रैल 21 का, मतलब ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही पूछ रहा है 1 अप्रैल का, कि मुझे तो ये जानना है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या सुनो, पहले ये जो थे डिबेंचर किसके पास थे? ये डिबेंचर थे कार्तिक के पास, ठीक है। अब एक बात बताना, हम एक चीज सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं? क्या सीख के आए थे? ये क्या चीज, क्या सीख के आए हैं? ये क्या चीज हो रही है बेटा? ये चीज ये हो रही है कि कार्तिक ने सेल कर दिया मिस्टर प्रियांश को। क्या सेल किया मिस्टर प्रियांश को? डिबेंचर सेल कर दिए। क्या कर दिए? डिबेंचर सेल कर दिए कार्तिक ने मिस्टर प्रियांश को पूरे के पूरे। लेकिन इंटरेस्ट कब मिल रहा है इसका? इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा 30 जून को बेटा। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एनुअली। और एक बात बताओ, मिस्टर प्रियांश को जब कार्तिक ने अपने सेल किया डिबेंचर, मिस्टर प्रियांश को जब कार्तिक ने अपने डिबेंचर सेल किए, और आपको पता है कि 30 जून को पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट कौन लेके जाएगा? मिस्टर प्रियांश लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास मालिकाना हक है ना। क्योंकि 30 जून को जिसके पास वो डिबेंचर होंगे उसी को पूरे साल का ब्याज मिलेगा, उसी को पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की पॉलिसी क्या है कि हम तो पूरे साल का एक ही बार क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। किसको देंगे? जिसके पास 30 जून को मालिकाना हक होगा। अब 30 जून को मालिकाना हक किसके पास है? मिस्टर प्रियांश के पास। प्रियांश इज द ओनर ऑफ 100 नंबर ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। लेकिन वो मालिक कब से कब तक का रहा? सर वो तो अब इंटरेस्ट, अब जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो पूरे साल का मिल जाएगा। लेकिन उसने शेयर कब परचेज किए? प्रियांश ने शेयर कब परचेज किए? मतलब कार्तिक ने शेयर कब सेल किए? 1 अप्रैल 21 को। 1 अप्रैल 21 को किसको सेल किए? मिस्टर प्रियांश को। तो एक्चुअली में प्रियांश का हक बनता, एक्चुअली में मिस्टर प्रियांश का हक बनता है कितने का? हक है कितने का मिस्टर प्रियांश का? उस इंटरेस्ट की इनकम का। सर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का ही हक है उसके पास। मान रहे हो कि नहीं मान रहे कि मिस्टर प्रियांश के पास सिर्फ 1 अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ का ही इंटरेस्ट इनकम बुक करने का हक है। लेकिन उसको तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब जेएसएल इंटरेस्ट देगी तो क्या एंट्री पास करेगा? जब जेएसएल इंटरेस्ट देगी तो जिंदल स्टेनलेस अपनी बुक्स के अंदर जो कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है क्या एंट्री पास करेगी? एंट्री एक ही पास करेगी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पूरे साल का टू बैंक अकाउंट। उसके बैंक से पैसा गया और इंटरेस्ट गया किसको? गया एक्सपेंस, मतलब वो इंटरेस्ट का पेमेंट किसको गया? मिस्टर प्रियांश को। तो क्या एक बात बताओ, जो कार्तिक है वो पागल है क्या?
जो कार्तिक ने उसको शेयर दिए हैं वो पागल है? कार्तिक को नहीं पता क्या कि उसका 9 मंथ का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा? क्यों? अरे भाई बात बताओ, इंटरेस्ट कब मिला उसको? 30 जून को कार्तिक को। कार्तिक ने शेयर कब सेल किए? 1 अप्रैल 2021 को शेयर सेल किए। तो एक बात बताना, 30 जून मतलब कि 1/7/2020 मतलब 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का जो इंटरेस्ट बन रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट, वो तो कार्तिक ने अपनी बुक्स के अंदर कंफर्म बुक किया होगा कि नहीं किया होगा? पर मेरे पास सिक्योरिटी होती, हम कल के लेक्चर में सीख के आए हैं ना कि मेरे पास सिक्योरिटीज है, मैं तो अपना इंटरेस्ट जरूर बुक करूंगा ना। और आपको क्या लगता है कि कार्तिक अगर मिस्टर प्रयास को शेयर अपने सेल कर रहा है, अपने डिबेंचर को सेल कर रहा है, तो ऐसे सेल कर देगा क्या? वो अपने डिबेंचर को ऐसे कर देगा सेल? नहीं सर, कार्तिक प्रयास को क्या बोलेगा, भैया मुझे नहीं पता, अगर तेरे को ये सिक्योरिटी चाहिए तू मेरे से सिक्योरिटी ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को 101 रुपए में सिक्योरिटी दे देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ तेरे को मुझे 9 मंथ का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ, हालांकि इसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपको, ये अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। क्यों करनी पड़ेगी भैया? दिस इज नॉट द राइट, क्योंकि मिस्टर प्रयांश को पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, मिस्टर प्रयांश को पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। भैया गलत बात है कि नहीं गलत बात? ये है नहीं गलत बात? क्यों? कॉन्सेप्ट लगाओ प्रूडेंस का। अरे भाई उसका हक तो सिर्फ 3 मंथ का था, लेकिन उसको तो कंपनी ने पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, तो उसका 9 मंथ का हक किसका है? मिस्टर कार्तिक का। तो मिस्टर प्रयांश क्या करेगा? कार्तिक को 9 मंथ का जो उसका हक बनता है, इसके साथ साथ इस पेमेंट के साथ साथ उसे 9 मंथ का इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगा। इज आई एम राइट और नॉट? क्योंकि भैया पहले मालिक वो था, 9 मंथ का तो उसका भी अधिकार है। और क्या मिस्टर कार्तिक पागल है क्या? क्या मिस्टर कार्तिक पागल लगता है आपको, जो आपको बोलेगा ले ले बेटा डिबेंचर ले ले? ये तो उसको भी पता है कि 30 जून को मेरे पास इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या वो आपको लगता है कि वो शेयर सेल कर देगा? आपको लगता है कि जो उसके 8% के डिबेंचर है वो ऐसे सेल कर देगा किसी पार्टी को? आप भी एक इंसान हो, क्या आप अपना प्रॉफिट छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते सर, हमें पता है ना। तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री करनी पड़ जाएगी आपको, इसकी एंट्री करनी पड़ जाएगी आपको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा मिस्टर प्रयांश को, फिर भी करना पड़ेगा मिस्टर प्रयांश को। ये चीजें तो अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी मिस्टर प्रयांश को। इज एम राइट और नॉट? क्या एंट्री होगी बताओ? एंट्री बताओ क्या करोगे? वैसे ही छोड़ो, तेल लगाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को। एंट्री क्या होगी? हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। समझ आया ना? समझ आया या नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ, समझ आया या नहीं आया? इस पे पूरा कॉन्सेप्ट बेस है आपका। क्या एंट्री होगी? सर इसकी एंट्री हो जाएगी, बहुत सिंपल है सर। क्या आपके पास क्या आई? अपनी बुक्स में क्या लेके आए आप? असेट बन गया ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर असेट, असेट बन जाएगी क्या? 8% डिवेंचर। कितने डिवेंचर हैं? 100। आपने कितने पैसे पे किए उसको? 101 कार्तिक को। तो लिखो ना 100 इंटू 101 लिखो, फटाफट लिखो। लिखो 100 इंटू 101 कितना बना? 100 इंटू 101, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज, 1010। अब क्या करोगे बेटा? क्या लिखा है? एएस क्या बोलता है? एएस यही बात बोलता है कि नहीं भैया, जो सामने वाली पार्टी का हक बनता है उसको आप दे के आओ। और आपके लिए क्या बन जाएगा? आपके लिए इनडायरेक्टली बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। आपके लिए इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना? 9 मंथ का इंटरेस्ट। 9 मंथ का कैसे? 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन द नॉमिनल वैल्यू। 100 इंटू 100 ये आ गई नॉमिनल वैल्यू, इंटू 8% इंटू 9/12 का एक्रूड इंटरेस्ट 9 मंथ का। कितना? 10,000 का 8% इंटू 9 डिवाइड बाय
12, that is 600 rupees. This is your accrued interest and to बैंक अकाउंट. आप मिस्टर कार्तिक को इतना पैसा पे करोगे. कितना? 10 तो ये प्लस 600 का accrued interest. कितना? 10,700. कितना? 10,700. समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? आपको मिस्टर कार्तिक को कितना पैसा पे करना है? 10,700 पे. 10,700. सर इसकी बताओ ना कैसे करोगे. लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ. पर्टिकुलर्स, क्या? टू बैंक अकाउंट. 600 रुपए ये क्या बन गया? ट्रीटेड एज एक्रूड इंटरेस्ट एज पर AS9. कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10. कितनी थी आप जो परचेज करके लेके आए ऊपर? 10,100. आपको पता है कि इंटरेस्ट का मिला 30 जून को बैंक अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट आपके पास आ गया पूरे साल का. कितना आया होगा? 10 इंटू 100 इंटू 8% पूरे साल का 800 रुपया. और साल में कुछ हुआ? नहीं सर इस साल में कुछ हुआ नहीं. तो एक बात बताना, इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट कितना गया आपका? 800 रुपया आपको मिल चुका है. 800 रुपया आपको मिल चुका है. यहां पे लिखो बैलेंसिंग CD कैरी डाउन. कितना आ गया? 800. इसको टोटल करो 800. इसका भी 800 बनना चाहिए. तो 200 रुपए ये कहां जाएगा? 200. दिस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब एक्चुअली में इनकम कितनी हुई? 200 रुपए की आपकी एक्चुअली में इनकम हुई है. आपकी इनकम सिर्फ 200 रुपए की हुई है. आपकी 800 रुपए की इनकम नहीं है, क्योंकि 600 रुपया तो डेबिट साइड भी तो इनकम में हो रहा है खड़ा. 600 का डेबिट इनकम में और आपकी जो क्रेडिट साइड है वहां पे 800. तो नेट में कितना बचा क्रेडिट फालतू? 200 ही बचा ना. और ये 200 रुपए कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. इनडायरेक्टली 3 मंथ का ही इंटरेस्ट मिस्टर प्रयास ने एलोकेट किया, मिस्टर प्रयास ने बुक किया अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर. समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बिल्कुल समझ आया सर, बहुत बढ़िया. चलिए अब इसमें कॉन्सेप्ट है बेटा. क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट का. किसमें कॉन्सेप्ट है? AS13 के अंदर. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट की बारी आती कब है? इसकी बारी कब आती है? इसका नंबर कब लगता है? इसका नंबर तब लगता है, ये तब लगता है जब आप किसी सामने वाले से सिक्योरिटी परचेज करके आ रहे हो. और ये होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी आपको फ्रेश इशू नहीं देगी, आपको किसी और से परचेज करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल कार्तिक ने किसी को सेल कर दिया, या किसी ने किसी को सेल कर दिया, या कंपनी ने किसी को सेल कर दिया, तो उसमें आपको इंटरेस्ट की ये अकाउंटिंग तो देखनी ही पड़ेगी हर बारी कि हो क्या रहा है हमारे साथ, चल क्या रहा है एक्चुअली में पूरे हमारे साथ, पूरा का पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं हमारे साथ. एक्रूल बेस चल रहा है तो क्या चीजें चल रही है हमारे साथ, ये आपको देखना पड़ेगा. क्योंकि इसके देखे बिना कुछ हो नहीं पाएगा. सच बता रहा हूं मैं, इसके देखे बिना कुछ हो भी नहीं पाएगा. एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है बेटा? एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना. मतलब कि जो आपको सामने वाला शेयर दे रहा है, जो आपको सामने वाला कुछ सिक्योरिटीज दे रहा है अपनी, क्यों दे रहा है? क्योंकि भैया उसका कुछ इंटरेस्ट का हक था, उसका कुछ इंटरेस्ट का हक था, जो क्योंकि आपने उससे वो शेयर परचेज कर लिए, तो आपको तो जितना मंथ का मिलना आपको तो सारा मिल जाएगा. लेकिन कुछ एक हक तो उसका भी था. वो क्या बोलता कि मैं आपको अपनी सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे. मतलब कि एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस जो आपने उससे इन्वेस्टमेंट परचेज किया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आपको उस बंदे को उसके हक के इंटरेस्ट के पैसे भी पे करने पड़ेंगे. मतलब कि वो उस प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर कार्तिक ने किसको दिया, मिस्टर प्रियांश को दिया, क्या दिया, 101 रुपए में क्या ईच दिए, अपने 8% डिबेंचर दे दिए सारे के सारे 101 रुपए में। ये 101 क्या है, 101 है इन्वेस्टमेंट का सेलिंग, क्या इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस कार्तिक के लिए, और मिस्टर प्रियांश के लिए क्या है 101 का प्राइस, परचेज प्राइस, प्योर परचेज प्राइस। और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, हमको इसको हमेशा फिर क्या मानना है, एक्स इंटरेस्ट मानना है। सर एक्स इंटरेस्ट का मतलब, अभी ऊपर क्या करके आए हो, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का परचेज प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई, उसके अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्लूड नहीं किया गया। इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट बेटा, मुझे बताओ फटाफट, इट इज अंडरस्टैंडेबल और नॉट बेटा कि इसके अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई। और अगर कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कम इंटरेस्ट का मतलब का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है इन्वेस्टमेंट का उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड की हुई है। जो प्राइस है इन्वेस्टमेंट का उसके अंदर भी इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड किया गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पे हम क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या बोला, रुको, यहां पे क्या बोला, 101 ईच ऑन कम बेसिस, हमने एक लाइन ऐड कर दी, ऑन कम बेसिस, हमने सिर्फ एक ही लाइन ऐड करी, ऑन कम बेसिस। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ बेटा, लिख लो छपवा लो, कम का मतलब क्या, कम इंटरेस्ट बेसिस, कम बेसिस मतलब कि इस 101 रुपए के अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू भी इंक्लूड की हुई है। मतलब कि इसके 101 रुपए के अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू भी इंक्लूड की गई हुई है। तो क्या करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या 101 पे दिखा दोगे क्या तुम, बताओ ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को तुम 101 पर दिखाओगे, क्यों दिखाओगे 101 पे, बताओ ना, क्यों, अरे नहीं दिखा सकते 101 पे, क्यों, अरे बेटा ये कम इंटरेस्ट बेस है, अरे इसके अंदर जो कार्तिक का हिस्सा है इंटरेस्ट का वो भी शामिल किया गया हुआ है। और आपको पता है ना बेटा कि AS9 की जो भी इनकम है, जो भी इनकम या मिल चुकी है, मिलने वाली है, वो कभी भी AS13 का पार्ट बन ही नहीं सकती, वो कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बन सकती बेटा। तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना, हमको इसको अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर ये होता एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 101 रुपया सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस है इन्वेस्टमेंट का मिस्टर प्रियांश के लिए, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। उस इंटरेस्ट के पैसे मिस्टर प्रियांश अलग से देगा मिस्टर कार्तिक को, और हमें उसकी अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जैसे हम अभी आपके सामने अभी हमने किया है। लेकिन अगर कम बेसिस है, कम का मतलब दोनों को एक साथ जोड़ देना, उसका एक प्राइस बन जाना। इस 101 रुपया अगर लिखता कम बेसिस, दैट मींस दिस 101 रुपीज इंक्लूड्स इंटरेस्ट portion also and the purchase price of investment also. We need to separate that both the different part, because as per AS13 your interest, your dividend, your anything which is the return on the investment is not a part of your cost। क्योंकि अगर 101 रुपया है यहाँ पे बेटा, अगर 101 रुपया है that means आप उसके ज्यादा पेमेंट दे के आ रहे हो। अगर 101 रुपया है मतलब क्या, अगर 101 रुपया कम बेसिस पे है ना, इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि कार्तिक ने जरूर कुछ ना कुछ आपसे फालतू पैसा लिया होगा। अगर एक कम बेसिस पे है, इनडायरेक्टली क्या है कि कार्तिक ने जरूर कुछ ना कुछ आपसे फालतू पेमेंट जरूर लिया होगा। समझे ना, हम इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करके आए थे, हम उसकी एंट्री क्या होगी बेटा, अब एंट्री सुन ले, एंट्री क्या होगी, एंट्री सुनो
अगर कम इंटरेस्ट, लिख लो कॉपी पे, कम इंटरेस्ट बेस की एंट्री, इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? थोड़ा सा मुझे ना चिल्लाना पड़ता है बेटा आपकी भलाई के लिए चिल्लाता हूं मैं, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जब तक समझ नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। कम इंटरेस्ट बेसिस एंट्री, क्या एंट्री होगी इसकी बताओ फटाफट, क्या एंट्री होगी मेरे बच्चा? देखो देखो देखो, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है दिल से अच्छी एंट्री की, जुगाड़ की, कॉन्सेप्ट की, पता नहीं जो बन गया बन गया, ठीक है। चलो अभी कम इंटरेस्ट बेस की एंट्री। अब एक बात बताना, कम इंटरेस्ट का मतलब है कि आप तो कार्तिक को सिर्फ 101 रुपया दोगे, उसके अंदर ही इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है, तो आप कार्तिक को कितने पैसे दोगे बेटा, बताओ ना बेटा? 101 इंटू 100, सिर्फ कितना? 10 100 करेक्ट और नॉट करेक्ट? बिल्कुल। और एक्रूड इंटरेस्ट है कितना था जो आप ऊपर कैलकुलेट करके आए हो? 9 मंथ का, 9 मंथ का, क्योंकि उस पे हक आपका नहीं, उस पे तो सामने वाली पार्टी का हक था, और आपको वो हक अब मिल चुका है। आपने वो हक नहीं कमाया, आप उससे खरीद के लेके आए हो, तो खरीद के लेके आए तो बुक करो ना अपनी बैलेंस शीट की असेट के अंदर, क्योंकि आपको उसका पैसा सामने वाली कंपनी से नहीं मिला। आपको एक्रूड इंटरेस्ट का पैसा उस सामने वाली कंपनी से नहीं मिला, जिंदल स्टेनलेस से, कितना था? 600 रुपया था। और बाकी फिगर क्या बच गई? आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच गई। कितनी बच गई बेटा? 10 100 माइनस 600 डेट इक्वल टू 9500। समझ आया? अब समझ आया कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन कर दिया 600 रुपीज से, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन कर दिया 600 रुपीज से। समझे आप? दिस इज कम इंटरेस्ट बेसिस एंट्री। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कम इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, क्या करते हैं, परचेज प्राइस से हम माइनस कर देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली खड़ा कर देते हैं। तब अब इसका अच्छा मजा आएगा लेजर बनाने में। अब आएगा असली मजा लेजर में। कुछ चेंज है इसके अंदर, हाँ बेटा कुछ चेंज है, कुछ चेंजेस जरूर है इसके अंदर। देखो क्या चेंजेस है। लेजर अकाउंट on come basis, ledger account on come basis, वही particulars, income, carrying amount, ये डेबिट साइड, फिर से particulars। समझ आ रहा है ना बेटा? इनकम, कैरिंग अमाउंट, ये क्रेडिट साइड। आपने किसकी बना रहे हैं, किसकी बुक्स बना रहे हैं? प्रयांश की बुक्स में बना रहे कि नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं सर। क्या आएगा? बैंक अकाउंट, आपने पैसा पे किया होगा ना। दिस इज कम बेसिस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कम बेसिस है मतलब कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड है, इंटरेस्ट की अमाउंट भी इस कैरिंग अमाउंट के अंदर इंक्लूड है। अगर आपने कम बेसिस पे परचेज किया है, अगर एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे परचेज किया होता, if we are purchasing on the x interest basis, then that means that the interest portion of that particular part is not included in the carrying amount, so we don't need to change the carrying amount। हमने जो अमाउंट में परचेज किया हम सारे के सारे यहाँ पे डाल देते, लेकिन बेटा यहाँ पे तो एक्स इंटरेस्ट, यहाँ तो कम इंटरेस्ट है ना, मतलब कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड दी हुई है। और जो एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आई, यहाँ तो आप पहले ही
जो भी एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आई, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आई वहां पे आप पहले ही लिख दो कितना, यहाँ पे 600 रुपया, 600 रुपया। अब कैरिंग अमाउंट कितनी थी, कैरिंग अमाउंट कितनी है, आपने कितने शेयर परचेज किए 100, कितने अमाउंट में 101 में, कितनी कैरिंग अमाउंट है 100 इंटू 101, कितनी 10 100। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो सर, 10 100 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्यों सर, यहाँ तो 9500 आनी चाहिए ना सर, क्यों आनी चाहिए सर, आप सर मैं नहीं खेलता सर, जाओ सर, क्यों सर, अभी तो बता के आए हो आप ना कि 600 रुपए कम करना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि सर इसके अंदर इनकम भी है ना सिर्फ 600 रुपए की, और इनकम आपको पता है AS 13 का पार्ट होती नहीं है। मैंने कहा अच्छा बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो चुके हो। और इसका दूसरा लॉजिक क्या है, जिसका दूसरा लॉजिक ये है कि ये तुम्हारी वैल्यू ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर तुमने कम बेसिस पे परचेज किया होगा दैट मीन सामने वाले ने तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा फालतू ही कोट किया होगा, दैट्स वाई तुम उसका इंटरेस्ट का तुमको सेपरेट करना जरूरी है अगर वो कम बेसिस पे है। तो अब क्या करोगे, समझना मेरी बात को, आप क्या करोगे, आप यहां पे डाल देना क्या, बैंक अकाउंट, क्या 600 रुपया, क्या डालोगे, बैंक अकाउंट 600 रुपीज। आपको डायरेक्टली यहां 9500 नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली यहां 9500 नहीं लिखना, जितना एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा, चाहे वो एक्स बेसिस हो चाहे वो कम बेसिस हो। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो वी नीड टू अज्यूम दैट दिस इज द एक्स इंटरेस्ट बेसिस। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कम है या एक्स है, हमको उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने 600 रुपये कहां से कम किए हैं, मैंने 600 रुपये कैरिंग अमाउंट से कम किए हैं, कैरिंग अमाउंट से। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, डेबिट साइड, डेबिट में कितना बैलेंस आ रहा है 10 100, क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस आ रहा है 600, तो डेबिट में से माइनस करो क्रेडिट, 10 100 माइनस 600 कितना आया बच्चा, 9500 ही बना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कर लो। लेकिन दिस इज द वे ऑफ हमारा प्रेजेंटेशन, हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लेजर बना रहे हैं, तो लेजर के अंदर एक बार अमाउंट तो पूरी ही डालनी पड़ेगी। लेजर बना रहे हैं तो लेजर के अंदर अमाउंट पूरी की पूरी ही डालनी पड़ेगी। लेकिन हमने किया क्या, एक सेपरेट एंट्री करके 600 रुपया यहां से कम भी कर दिया। समझ गए, समझे नहीं समझे बेटा, समझ गए। यहां आप लिख सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट, यहां लिख सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट 600 रुपया, जो भी आपको लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब एक्चुअली में 30 जून को इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 800 रुपए का, तो बैलेंस CD इनकम पोर्शन में कितना होगा 200 रुपया। कैरिंग अमाउंट कितनी जाएगी साल के एंड में 9500 ऑटोमेटिकली। समझ आया ये चीजें, एक्स इंटरेस्ट बेसिस, कम इंटरेस्ट बेसिस, बेटा बताओ समझ आया कि नहीं आया, एक्स इंटरेस्ट बेस, कम इंटरेस्ट बेस क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए अब इसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ लेते हैं। हाउएवर, सर ये क्या करवा रहे हो हमसे, जिंदगी में सर बहुत कुछ देखा है, लेकिन सर क्या बात है सर, हर चीज का लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन वाली बात ही है, कैलकुलेशन वाली ही बात है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ गए। देखो हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर सच इनफ्लो रिप्रेजेंट अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। मतलब सच इनफ्लो किसकी बात कर रहा है, ये इनफ्लो कौन सी बात कर रहा है इनफ्लो की, अरे बेटा ये इनफ्लो 9 मंथ का इनफ्लो, जो JSL ने आपको पूरे 1 साल का इंटरेस्ट दिया, तो क्या उस पर हक बनता है 1 साल का आपके, नहीं सर, उस पर तो हक आपका सिर्फ 3 मंथ का बनता है टेक्निकली, लेकिन वो आपको पूरे साल का दे रही है। मतलब 9 मंथ का फालतू इंटरेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप उसके मालिक हो। पहले मालिक कौन था, कार्तिक था, कार्तिक ने आपको शेयर सेल कर दिए, मालिक आप हो, तो 9 मंथ का आपको एक्रूड इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। और अगर वो कम इंटरेस्ट बेस पे है तो वो एक्रूड इंटरेस्ट आपको उस डेट का उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर वो एक्स इंटरेस्ट बेस पे है तो एक्रूड इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट का जो परचेज प्राइस है वहां से माइनस नहीं करनी, दैट्स द ओनली रीजन। और अगर वो कम इंटरेस्ट बेसिस पे है तो वो क्या शो करता
है कि आप उसको उस इंटरेस्ट की कॉस्ट फालतू पे करके आ रहे हो, और जब वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी ऑफ कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। दैट्स व्हाई हम उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं उस इंटरेस्ट को, उस पहले वाले इंटरेस्ट को, अगर वो कम इंटरेस्ट बेसिस पे हमको एलोकेट होता है। एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम, एंड वो कभी भी आपका इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो आपकी सिर्फ 3 मंथ की ही इनकम बुक हो रही है। क्योंकि अब आपको क्या बताया था, 600 रुपया डेबिट साइड, 800 रुपया आपका क्रेडिट साइड जा रहा है, तो 200 रुपए की तो इनकम बुक होगी ना टेक्निकली। तो समझ गए? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा है, व्हेन अनपेड इंटरेस्ट, अभी तक जेएसएल ने इंटरेस्ट पे नहीं किया, कब से कब तक का, फर्स्ट 7 का मतलब है आपका जुलाई, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च का इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन उसकी बुक्स में तो एक्रियू हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्रियूल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। व्हेन अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रियूड बिफोर द एक्वाजिशन ऑफ अ इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने एक्वाजिशन, मतलब कि मिस्टर प्रयास ने कब एक्वायर की डिबेंचर, 1 अप्रैल को। क्या 1 अप्रैल से पहले कुछ इंटरेस्ट उस पे एक्रियू हो चुका था या नहीं हो चुका था? ध्यान से पढ़ो, व्हेन अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रियूड बिफोर द एक्वाजिशन से पहले क्या मिस्टर जो प्रयांश है उसकी जो सिक्योरिटी उसने जो एक्वायर किया, क्या उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट एक्रियू हो चुका है नहीं हो चुका? सर हो चुका है कि 9 मंथ का इंटरेस्ट एक्रियू हो चुका है। सर अगर सपोज करो जेएसएल इंटरेस्ट पे करती 31 मार्च को हर साल, तो क्या उसका कुछ एक्रियूड इंटरेस्ट होता है एक्रियू? नहीं सर, नहीं हो सकता था, क्योंकि 31 मार्च का तो पहली कार्तिक को मिल चुका होगा ना सर, तब इसका कोई सवाल ही नहीं आता। When unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest bearing investment, जो interest bearing मतलब आपके जो डिबेंचर है, and therefore is included in the price paid for the investment, और अगर ऐसा इंटरेस्ट आपने ऐसा इंटरेस्ट अगर वो इंक्लूड है आपके परचेज प्राइस के अंदर ऑफ द इन्वेस्टमेंट के अंदर, 101 के अंदर वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो क्या लिखा है, द सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब्सिक्वेंट रिसिप्ट का मतलब है कि जो जेएसएल आपको पैसे देगा पूरे 1 साल के इंटरेस्ट के, सब्सिक्वेंट इज एलोकेटेड बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। आपको वो इंटरेस्ट एलोकेट करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या है, एक्वायर करने से पहले मतलब 1 अप्रैल से पहले का पीरियड, मतलब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का अलग पीरियड है, और 1 अप्रैल से लेके 30 जून का अलग पीरियड है। फिर क्या बोलता है, द प्री एक्विजिशन पोर्शन, मतलब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च का जो भी इंटरेस्ट आएगा इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, वो उसकी कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। देखिए हमने माइनस कर दिया उसकी कॉस्ट में से, हमने उसकी कॉस्ट में से ये 600 रुपए माइनस कर दिए। क्यों लिखा हुआ है भाई माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो तब करना पड़ेगा जब वो इसके प्राइस के अंदर इंक्लूड हो, मतलब जब वो कम बेसिस पे बना हो। दैट्स, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब इतनी जान लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक एक लाइन पे आपको जान समझाया जा रहा है, जान लगाई जा रही है, ताकतें झोंकी जा रही है ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। Have you understand it not? X इंटरेस्ट बेसिस, कम इंटरेस्ट बेसिस, समझ आया ना? बहुत बढ़िया। ये आपका यहां भी लिखा हुआ है और ये आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर है ना, वहां भी लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट बेसिस, एक्स इंटरेस्ट बेसिस, और बड़ी शानदार वाली बातें होने वाली हैं इसके अंदर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमने सर कम इंटरेस्ट की भी बात कर ली, हमने एक्स इंटरेस्ट की भी बात कर ली, हमने इसकी भी बात कर ली कि अगर हमारे पास पहले से ही सिक्योरिटीज हैं तो उसका इंटरेस्ट एक्रियूड कैसे होगा, पीएनएल में कैसे बुक होगा। हो चुकी है बात कि उसका इंटरेस्ट एक्रियू कैसे होगा, कैसे पीएनएल में बाद में जाके बुक होगा। अगर हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, हर साल परचेज करे जा रहे हैं, उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा,
कैरी डाउन कैसे होगा, हमने ये पूरी की पूरी इंटरेस्ट की बातें कर ली हैं। अब हम अगली बात किसकी करने जा रहे हैं, अगली बात बेटा, अब हम हमारे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं इंटरेस्ट वाले के, अगली हम बात करने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। हम अगली बात करने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मतलब कि सर एक बात बताओ, सर कार्तिक के पास क्या थे, शेयर थे ना कि नहीं थे? बड़े बेटा छोड़ूंगा नहीं आपको, चिंता ना करो, हर एग्जांपल को ऐसा घुमा फिरा के लिंक करवा के लेके जाऊंगा, आप बोलोगे सर तोते उड़ गए हमारे तो तोते उड़ गए। तोते नहीं, तोते अभी उड़ जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट को समझ समझ के कि एक क्वेश्चन से मैं कितने कॉन्सेप्ट कवर हो सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना, इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना। वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी भी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी भी हो सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट कुछ एक पार्ट में भी सेल हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी भी हो सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट कुछ एक पार्ट के अंदर भी सेल हो सकती है। हमको अब उसका ट्रीटमेंट सीखना है। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे थे कि परचेज कैसे करेंगे, कैसे बुक में डालेंगे, इंटरेस्ट एक्रू होगा कैसे बुक में डालेंगे। अब हमें ये सीखना है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने जा रहे हैं, हम सेल करने जा रहे हैं, हम उसको डिस्पोज करने जा रहे हैं, किसको, इन्वेस्टमेंट को, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस हमारे एग्जांपल के अंदर कार्तिक के पास क्या है, 8% डिबेंचर है, तो कार्तिक इज आल्सो, कार्तिक भी अपनी बुक्स के अंदर क्या बना रहा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा होगा 8% डिबेंचर वाला। तो अगर कार्तिक ने उसको सेल किया तो वो भी तो कुछ ना कुछ एंट्री होगी उसकी बुक के अंदर, पास क्या नहीं होगी। अगर कार्तिक ने सेल किया तो उसकी भी तो एंट्री बुक के अंदर पास होगी कि नहीं होगी। अब हम उसका ट्रीटमेंट समझने जा रहे हैं, किसका, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, किसका, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक को देखते हुए, ठीक है। चलो हाँ बच्चा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ठीक है बच्चा, ब्रेक के बाद अपन वापस आ चुके हैं अपन, एंड हम किस पे थे, हम इस पे थे डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हम थे डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना। अभी तक तो हम परचेज की बातें करते आए थे, इंटरेस्ट की बातें करते आए हैं, अभी हम सेल की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें सेल भी हो रही होगी, परचेज भी हो रही होगी, एक्स इंटरेस्ट भी होगा, कम इंटरेस्ट भी होगा, हम बहुत कुछ करेंगे। अच्छा एंजॉय होगा, मजा आ जाएगा। चलिए ये क्या बोलता, हम AS 13 का टेक्स्ट ही पढ़ रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर भी मैं लेके जाऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन अभी हम AS 13 का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर मैं लेके जाऊंगा, चिंता मत करना। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन कब खत्म हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, गारंटी लिख के देता हूं। आप बोलेंगे सर बस यही था, हाँ यही था बेटा। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इट मे बी, लिखो यहां पे अपनी इसमें लिखो, ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, क्या, जब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया सेल, ऑब्वियस ही बात है। कहता द डिफरेंस बिटवीन, किनका डिफरेंस, द कैरिंग अमाउंट, जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट की, समझो। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका, द कैरिंग अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है। सर कैरिंग अमाउंट क्या होती है, अरे समझाया जाएगा। एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स, एंड द डिस्पोजल प्रोसीड, जो आपके पास पैसे आए होंगे, जो आपने अगर कोई बेची इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, ठीक है सर, समझ गए ना, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, उसका जो पैसा आपको आएगा नेट ऑफ एक्सपेंसेस, लिखो यहां पे, अगर कोई स्टैंप ड्यूटी का चार्जेस है, अगर कोई ब्रोकरेज का चार्जेस है, अगर कोई तीसरा खर्चा है, तो वो खर्चा आपको माइनस करना पड़ेगा उस सेलेबल एक्सपेंसेस के थ्रू।
मतलब आपको जो ये डिस्पोजल प्रोसीड है ना, ये आपको ट्रीट करनी है नेट ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब कि हमने बात की थी, हमने जब परचेज किया था, हमने जब कोई भी चीज परचेज किया था, परचेज के टाइम हमेशा क्या होता है, जो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है आपको ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कोई चीज को सेल करते हैं ना, और जो सेल से हमें अमाउंट आती है, जो भी सेल से हमें अमाउंट आती है, उसको हम हमेशा नेट ऑफ एक्सपेंसेस ही शो करते हैं। एंड ये नेट ऑफ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे, वो उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे। अगर आपने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ये पूरी की बात कर रहा है, अगर आपने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया ना, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट, जो भी आपकी टोटल कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि जो आपकी लेजर अकाउंट के अंदर वैल्यू आ रही है इन्वेस्टमेंट की कैपिटल कॉलम के अंदर, वो उन दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एक तो कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस और एक डिस्पोजल प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंस का डिफरेंस कहां पे जाएगा, इज रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L। ऑब्वियस ही बात है सर, आपके पास मान लो कैरिंग अमाउंट 100 रुपए है और ये 150 रुपए आ गई, तो दोनों में क्या हो गया, आपको 50 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। दिस आर वेरी सिंपल इश्यूज। और मान लो कैरिंग अमाउंट 100 है और ये है 50 रुपीज, तो क्या होगा भैया, 100 रुपए की चीज आपने 50 रुपए में सेल कर दी, तो 50 का क्या हो गया, नुकसान ही तो हो गया बेटा, क्या बड़ी बात हो गई, तो वो कहां लेके जाओगे, लॉस जाएगा पूरा का पूरा। ये बात थी अगर अगर आपने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, अगर आपने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। अब बात आती है व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ पार्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, आपको हमेशा इंडिविजुअली चेक करनी है। क्या बोलता है, व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। पार्ट ऑफ एन होल्डिंग का मतलब है कि मान लो आपके पास थे 100 डिवेंचर्स और आपने उसमें से 20 डिवेंचर को सेल कर दिया, ये ऐसी बात कर रहा है। इसके अंदर एग्जांपल लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। क्या बोलता, व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास मान लो 100 डिबेंचर थे और आपने कुछ एक डिबेंचर सेल कर दिए और कुछ डिबेंचर आपके पास अभी भी पड़े हैं। उस केस में क्या होगा, द कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भैया, कैरिंग अमाउंट तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। अब आप कैसे निकालोगे, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आपकी कंपनी ने किया क्या, आपकी कंपनी ने 1 अप्रैल को परचेज कर लिए 28% डिबेंचर, ठीक है। 10 अप्रैल को फिर परचेज कर लिए 108% डिबेंचर, 1 मई को परचेज कर लिए 208% डिबेंचर, फिर 15 मई को परचेज कर लिए 8% डिबेंचर, और हुआ क्या, आपने किया क्या, आपने 20 मई को या 30 जून को आपने सेल कर दिए कितने, 225 डिवेंचर। अब एक बात बताना, कैसे कैरिंग अमाउंट निकालोगे, कैसे उसकी कॉस्ट निकालोगे यार, ये तो बता दो। तो उसका गाइडेंस आपको यहां पे दिया हुआ है। मान लो आपने इसको परचेज किया है 100 रुपए में, इसको 99 में, इसको 98 में, 105 में, तो इसकी बताओ, और ये आपने सेल कर दिया, मान लो 225 डिवेंचर आपने सेल कर दिए एट द रेट 103 रुपया ईच, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी, सेल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन भैया कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे इसकी, क्योंकि इसका जो परचेज प्राइस है ये अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो कैसे निकालोगे कैरिंग अमाउंट इनकी, जानना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं, कैसे निकालोगे कैरिंग अमाउंट, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल वैल्यू नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपने चीज सेल करी है बेटा, जो आपने चीज सेल करी है उसका तो आपको पता लग जाएगा 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि जो आपने चीज सेल करी है उसका तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भैया मैंने इतनी सेल करी है और मेरा जो खर्चा हुआ उसके ऊपर वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। दैट्स नॉट एन इश्यूज बेटा, दैट्स नॉट एट ऑल इश्यूज। बट मुद्दा किस चीज में, मुद्दा इस चीज में है कि जो कैरिंग अमाउंट है वो मैं कहां से लेके आऊंगा, क्योंकि भैया अगर मेरे पास एक ही होती कि मेरे पास सिर्फ 200 शेयर है और मैं उनको ही शेयर, और 200 है और मैं
उन्हीं सबको सेल कर देता हूं, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब तो टोटल अमाउंट मेरे पास है। दिक्कत तब आती है जब पार्ट की बात होती है, पार्ट ऑफ अ होल्डिंग की दिक्कत आती है, क्योंकि यहां पे आपके पास टोटल शेयर कितने हैं, 100 प्लस 20 120 प्लस 200 320 एंड 330 शेयर्स हैं और आपने 225 को सेल कर दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो AS13 क्या बोलता, नॉर्मली देखो, नॉर्मली लिखना पड़ेगा आपको, नॉर्मली, या आपकी ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, नॉर्मली AS13 क्या बोलता कि यू नीड टू कैलकुलेट carrying amount of investment sold. You need to calculate carrying amount of investment sold by taking weighted average cost of the investment. सर ये क्या बोल रहे हो, सर ये क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ आएगा, चिंता मत करो, समझ आएगा। क्या बोलता, द कैरिंग अमाउंट टू बी एलोकेटेड, जो कैरिंग अमाउंट है टू बी एलोकेटेड टू द पार्ट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कैरिंग अमाउंट, मतलब कि इट्स सिमिलर लाइक अ वेटेड एवरेज जो AS2 में करके आए थे, वेटेड एवरेज ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अब मुद्दे की बात बनी बेटा, अब असली मजा अब आएगा। कैसे? जस्ट एन एग्जाम्पल, हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक सेकेंड। लाइट का बड़ा पंगा चल रहा है बेटा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान के चलो आपने परचेज किए, नॉर्मल सीधी सी बात करते हैं, इसको लिख लेना 8% डिबेंचर परचेज कर लिए। कैसे कैसे किए? 1 अप्रैल को किए कितने, 100 डिबेंचर्स एट द रेट 150 ईच, ठीक है सर, डन। फिर किया क्या, 1 मई को फिर से परचेज कर लिए कितने, 50 डिवेंचर्स 140 ईच, डन। फिर एंड ये सारे के सारे क्या है, एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमने किया क्या, परचेज कर लिया 1 जून को 150 डिवेंचर्स ईच, ठीक है, डन सर। ये सब क्या थे, ये जब जो कर रहे हैं, ये हम जो अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ परचेज, हमने फिर सेल कर दिया। कब सेल किया, 30 जून को हमने सेल कर दिए 165 डिवेंचर्स एट द रेट 158 ईच, हमने 30 जून को सेल कर दिए 165 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द रेट 158 ईच। अब हमको पूछा, हमको सिर्फ ये बताना है, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमको सिर्फ ये पूछा है, ठीक है सर। हमको क्या निकालनी है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, ऑफ 165 डिवेंचर्स। अभी हम
अभी हम ना तो बना रहे अकाउंट, अभी हम नहीं बना रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम सिर्फ सिंपली करके आपको मैं चेक करा के दिखा रहा हूं कि कैसे निकालनी है। आपने परचेज कब कब किया, आपने परचेज किए, और एक बात बताओ इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, यहीं लिख लो कॉस्ट जो आपने जेब से खर्च की होगी। 100 इंटू 150 इसकी आ रही होगी 15,000, इसकी 50 इंटू 140 इसकी आ रही होगी 7,000, इसकी कितनी आ रही होगी 150 इंटू 155 इसकी आ रही होगी 23,250। और टोटल ये कितने डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 100, 50, 150 हुए कितने 100 प्लस 50 प्लस 150 300। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2,3,250, दिस इज 45,250, 45,250। एवरेज कॉस्ट पर डिवेंचर, क्योंकि इससे पहले कोई सेल नहीं हुआ ना अपना, इससे पहले तो कोई सेल हुआ नहीं ना, अगर इससे पहले सेल होता तो हम अपनी कॉस्ट को वहां तक रोक देते, इससे पहले कोई सेल हुआ ही नहीं बेटा। मेन मुद्दा तो इसी बात का कि इससे पहले कोई चीज सेल हुई नहीं है। सो एवरेज कॉस्ट पर डिवेंचर आई कितनी, बड़ा सिंपल सी बात है ये तो 45,250 डिवाइड बाय 300, this implies to rupees 150.833, 150.833। सेल हुआ कितने में 158 में। एक बात बताओ कितनी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 165 इंटू 150.833, कितनी कैरिंग अमाउंट आई 165 इंटू 150.833 24887, एंड सेल अमाउंट कितनी है 165 डिवेंचर है 158 में सेल किया, क्या हुआ प्रॉफिट हो गया कितने का 26,070, मतलब कि 24,887 का सामान आपने सेल कर दिया 26,070 के अंदर, आपको प्रॉफिट हो गया 1183 रुपीस का, आपको प्रॉफिट हो गया 1183 रुपीस का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आपको प्रॉफिट हो गया 1183 रुपीस का, कोई टेंशन वाली बात लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो ऐसे ये हमारा सेल वाला है, ये हमारा क्या है सेल वाला है, ठीक है डन सर। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट उठ के आता है, कौन सा मुद्दा, ये आपको समझ आ जाएगा हम जब पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस पे, अभी इसी सेशन में हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे प्रॉपर एग्जामिनेशन वाला, ठीक है। चलिए ये तो है वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, ओ बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तब तो यही मानना है कि क्या मानना है वेटेड एवरेज कॉस्ट आपको माननी है, लेकिन कई बार ये जानबूझ के चाल खेल जाता है। लेकिन ये चीजें, ये एग्जांपल्स आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर की जान यही सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, चैप्टर की जान ना यही सारे के सारे एग्जांपल्स हैं मेरे बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात को ना। चैप्टर की पूरी जाने जो मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का इंटरेस्ट वाला पोर्शन, अभी हमारा एक पोर्शन पेंडिंग है डिविडेंड वाला, वो बाद में करेंगे, पहले एक तो खत्म कर लें, पहले एक की तो बाजी मार लें। कैसी कैसी जंग स्टार्ट कर दें, नहीं सर ऐसे तो जंग स्टार्ट वैसे भी नहीं कर सकते आप, तो इसकी बाजी हमको मारनी है, बढ़िया से बाजी मारनी है इसकी, और अगर इसकी बाजी मारनी है तो उसको समझना पड़ेगा, हर एग्जांपल को आपको नोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, और ये क्या बोलता कि आपकी कंपनी ने मेथड यूज किया है फीफो मेथड, आपकी कंपनी ने मेथड यूज किया है फीफो मेथड, कौन सा मेथड, फीफो मेथड टू सेल द डिवेंचर्स, फीफो मेथड टू सेल द डिवेंचर्स,
समझ गए? फीफो मेथड टू सेल द डिबेंचर्स। अगर फीफो यूज किया तो क्या होगा बेटा, फिर हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, वेटेड वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे। 99% केसेस में हमको यही अप्लाई करना है, 99% केसेस में हमको यही अप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कई बार ये जानबूझ के आपसे पूछ लेता है, कई बार आपकी फिरकी ले लेता है, ये समझ गए ना, कई बार आपकी ये फिरकी ले लेता है। किस बात की फिरकी लेता है? ये जानबूझ के फिरकी ये ले लेता है कि नहीं भैया नहीं, नहीं भैया नहीं, आपको कैलकुलेट करना है फीफो मेथड से। तो फीफो में कितनी कॉस्ट होगी? ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले 50-100 आए वो बिक गए, जो पहले 100 आए वो बिक गए। कितने बिके एक बात बताओ? 165 की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? फिर 165 की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? पहले तो फर्स्ट 100 कितने में खरीदे? 150 में। आपने कितनी वैल्यू आएगी? 100 इंटू 150 कितनी? 15,000। अगले 100 थे और अगले 50 आपने परचेज किए, क्योंकि 165 बेचे है ना आपने। 50 इंटू परचेज हुए कितने में? 40 रुपीज में, 140 में। लिखो 50 इंटू 140 कितनी आएगी? 50 इंटू 140 ये आ जाएगी 7,000। अगले कितने बचे? 15। कितनी कॉस्ट है? हमने 15 के परचेज किए, 155 ईच। 2325। टोटल कितनी कैरिंग अमाउंट हुई? 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2325। डेट्स अप्लाई टू 24,325। 24,325। देखो फर्क आया ना, यहाँ पे कितनी आ रही है? 24,887। फर्क आया ना, यहाँ कितनी आ रही है? 24,325। और सेल अमाउंट तो सेम रहेगी 26,607। तो कितना प्रॉफिट हुआ? नोट करना है इसको, लिख के स्पेसिफिकली एज पर फीफो मेथड 24,325 माइनस 26,070 डेट्स इंप्लाई टू 1745 का प्रॉफिट। ऊपर कितने का प्रॉफिट आ रहा था? 118 का। तो मतलब कि फर्क पड़ा प्रॉफिट से, 400 रुपए का 600 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया एज पर फीफो मेथड। लेकिन ये तभी करना जब क्वेश्चन में लिखा हो, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हमको तब नहीं करना, ठीक है? चलिए फिर किसकी बात आई थी बेटा? अब फिर से बात स्टार्ट होती है एक्स इंटरेस्ट की, कम इंटरेस्ट की। बिल्कुल, अब फिर से बात स्टार्ट होती है आपकी एक्स इंटरेस्ट की एंड कम इंटरेस्ट की। सर कौन सा एक्स इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, कौन सा कम इंटरेस्ट की बात कर रहे हो? बेटा अब हम बात कर रहे हैं जब हम किसी चीज को सेल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर सेलिंग। किसकी? व्हेन। ये नया टॉपिक है, इसको हेडिंग बनाओ, व्हेन वी आर डिस्पोजिंग द इन्वेस्टमेंट। आप सेल कर रहे हो, मान लो आपने सेल किया 158x इंटरेस्ट, तब तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा, तब तो कोई मुद्दा है भी नहीं। जो अमाउंट आई उसकी कैरिंग अमाउंट से माइनस करके जो जाएगा पेंडल में, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल किया 158 कम इंटरेस्ट, अरे मेरे भाई साहब एक बात बताओ, जैसे कार्तिक ने सेल किया था प्रयांश को, जैसे कार्तिक ने सेल किया था मिस्टर किसको? प्रयांश को, तो अब हम बात कर रहे हैं कार्तिक लिमिटेड की। भी कार्तिक अपनी बुक्स में कैसे एंट्री पास करेगा बेटा? बताओ बताओ बताओ, कार्तिक अपनी बुक्स में कैसे एंट्री पास करेगा? कार्तिक कुछ नहीं करेगा। अगर कार्तिक ने एक्स इंटरेस्ट में सेल किया होगा ना, अगर कार्तिक ने एक्स इंटरेस्ट में सेल किया होता तो क्या करता? उतने तक का तो इंटरेस्ट कार्तिक की बुक्स के अंदर भी आता, उतने तक का तो इंटरेस्ट, देखो उतने तक का तो इंटरेस्ट कार्तिक की बुक्स के अंदर भी आता। ये साफ सी बात है, क्योंकि अगर कार्तिक किसी को सेल कर रहा है तो कोई बंदा परचेज भी करेगा, और अगर कोई बंदा उसको परचेज भी हो रहा है तो वो बंदा आपको पेमेंट जरूर करेगा इंटरेस्ट की। समझ आ गई? क्योंकि हम क्या पढ़ के आए थे, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हमको उसका इंटरेस्ट अभी बुक करना पड़ता है और उसकी पैसे अभी पे करने पड़ते हैं बैंक अकाउंट से। और हम अगर किसी को पैसे पे, अगर हम किसी को पैसे पे कर रहे हैं परचेज करते वक्त, तो ऑब्वियस ही बात है हम किसको पे, हमने पैसे वो किसको पे किए होंगे? जिसने वो सामान हमें सेल किया होगा, तो उसके पास पैसा आया होगा बैंक अकाउंट के अंदर, उसके पास पैसा जरूर आया होगा बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसको भी इंटरेस्ट का बुक करना पड़ेगा, इनकम बुक करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो 158 का 158 आ जाएगी सेलेबल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ये कम इंटरेस्ट हुआ बेटा,
मतलब कि उसके अंदर इंटरेस्ट का भी पैसा इंक्लूड किया है इसने, मतलब उसके अंदर भी इसने इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड किया है। ओ हो, अच्छा ये बात है, हाँ जी बेटा ये बात है कि उसने उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड कर लिया। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी निकलेगी ना, सिंपल सी बात है, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी आएगी, आपको वो अमाउंट डायरेक्टली डिस्पोजेबल अमाउंट से माइनस कर देनी है। और वो अमाउंट कहां दिखा देनी है, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कॉलम में दिखा देनी है। बस खत्म, बस खत्म। वो क्या करना है, मान लो ये हमारा ऊपर हम करके आए हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना होगा हमारा ऊपर, उसमें करके दिखा देते हैं आपको। देखो हाँ ये आ गया, ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये है, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, नहीं क्रेडिट साइड, बिल्कुल क्रेडिट साइड है। मान लो यहां पे हमने सेल कर दिए 100 इन्वेस्टमेंट एंड ये क्या है, कैरिंग अमाउंट। ये क्या है, कैपिटल कॉलम, दिस इज कैपिटल कॉलम। ये इनकम है और ये कैरिंग अमाउंट है। मान लिया आपने सेल कर दिए एक्स इंटरेस्ट बेस के ऊपर, तो इंटरेस्ट जो जितना आएगा उतना आ जाएगा, और कैरिंग अमाउंट से हम उतना, जो हमारी सेलेबल अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है बेटा, मान लो यहाँ पे 500 आ रही है और इंटरेस्ट की वैल्यू है 20 रुपए, क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए यहां दिखाने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको 480 ही दिखाने हैं। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें आप ऐसे नहीं करोगे जैसे हमने यहां किया था कि 100 यहां दिखा दिए, 600 यहां दिखा दिए। इसमें ऐसा नहीं करोगे, इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेलिंग अमाउंट है। इसके अंदर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट का खर्चा पहले ही माइनस, क्योंकि ये आपकी इनकम है तो इंटरेस्ट की इनकम को यहां दिखाओगे और जितनी अमाउंट बची है यहां पे दिखा दोगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा कॉस्ट का और इस चीज का, वो आपकी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। समझ गए, प्रॉपर समझ गए, पक्का देख लो फिर, ठीक है। चलिए आपने बहुत सारी चीज समझ ली, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर आपको मिलवाने। फटाफट चैप्टर नंबर 9 खोल लो फटाफट। हाँ तो गाइस हम चलते हैं अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर। हमने AS 13 की बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं हम, एंड हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमारे पास दो टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है कौन से नेचर की, बताओ, एक होती है फिक्स्ड बियरिंग नेचर की, फिक्स्ड बियरिंग नेचर वाली, और एक कौन सी होती है, वेरिएबल बियरिंग नेचर वाली। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में एक ही फर्क है, जो आपका फिक्स्ड, जिसके अंदर फिक्स मतलब कि इंटरेस्ट की अमाउंट वगैरह फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, उसको वो क्या होती है, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल आपके डिवेंचर वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वेरिएबल वाली क्या होती है, हमेशा जहां पर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी वाली। हमने अभी तक मोटा मोटी जो पोर्शन पढ़ा वो मेनली अभी फिक्स वाला पढ़ते जा रहे हैं, आगे हम कंटिन्यू भी करते जाएंगे। अब हम चैप्टर 9 पे हैं, अपने स्टडी मटेरियल के चैप्टर निकाल लो, चैप्टर नंबर 9 निकाल लो। अब आपको असली पता लगने वाला है, क्या पता लगने वाला है कि अगर हम AS 13 नहीं पढ़ते ना बच्चा, अगर हम AS 13 नहीं पढ़ते तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है आपको नहीं समझ आता कि जो चीजें लिखी हुई है ना वो ठीक है या नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, सब कुछ सोल्व करना बाकी है। चलिए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर ओवरव्यू दे दिया, ठीक है सर। कोई इंट्रोडक्शन, सेम टू सेम एज पर AS 13, जो AS 13 में लिखा हुआ था व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, वो यही लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली एज पर AS 13, ये चीजें आपको यहां से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीजें हमको AS 13 से पढ़नी है, वही कट कॉपी पेस्ट यहां पे किया हुआ है। देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना इस चीजों को, क्या है कि AS 13 बेस है, AS 13 के बिना ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना सारी की सारी बातें AS 13 वाली इसी में नोट की हुई है प्रॉपर की प्रॉपर। चलिए कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू सब कुछ पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी पता है, एंड इसकी भी कैरिंग अमाउंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली किस पे कैरी होती है, कॉस्ट पे, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कब चेक करते हैं, जब व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन द टेम्परेरी, एंड जो
करंट इन्वेस्टमेंट है उसका आपको पहले ही पता है कि विच इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और अगर मार्केट एक्टिव है तो फेयर वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, और अगर मार्केट इनएक्टिव है देन फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू ही होगी। ठीक है, चलिए वही चीज है, देख सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम पिछले 2 लेक्चर से क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसी की बात चल रही थी। तो आज यही सेम टू सेम चीज है, हम यही पढ़ते आए हैं। द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्वाजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज, ड्यूटी, फीस एक्सेट्रा। एंड मैंने आपको ये भी बताया था, देखो यहाँ पे आयशा ने क्या बना दिया, टेबल बना दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टाइप ऑफ एक्वाजिशन, आपने सामने वाले के इक्विटी शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, ओके, आपने सामने वाले के इक्विटी शेयर परचेज कर लिए, आपने सामने वाले के डिबेंचर परचेज कर लिए, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए। कैसे किए सर, कैश से कर दिए, हमने उसको कैश पेमेंट कर दी, हमने उसको चेक दे दिया, उससे परचेज कर लिए। फिर क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं फिर तो। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारा कैश प्राइस इंक्लूडिंग, और उसके अंदर इंक्लूड क्या रहेगा, आप ऊपर पढ़ के आए हो, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एनी ब्रोकरेज चार्जेस, फीस एंड ड्यूटीज। ये कब इंक्लूड करना है, हम जब परचेज करते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज सेल करते हैं, आपको पता है सेल करने के टाइम पे हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वो माइनस कर देते हैं, पता है ना सर, इतना तो पढ़ के आए हैं, पूरा कॉन्फिडेंट है, हमारा जुनून अंदर का छाया हुआ है, वो बहुत बढ़िया बच्चा। फिर आता है इश्यू ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटी, आपको बताया गया था, समझाया गया था। अगर कोई इश्यू ऑफ शेयर है या कोई इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज है, ये आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। 1.5 डेज पहले एग्जाम्स में कैसे होगा रिवाइज, अरे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, भर भर के रिवीजन वीडियोस में अपलोड करूंगा, अभी चिंता मत करो, इस चीज की मत सोचो। कार्तिक है ना आपके साथ, इतना विश्वास है नहीं आपको, कार्तिक पे विश्वास है ना आपको, है ना? अगर विश्वास है मुझ पे तो छोड़ दो बस, आपकी रिवीजन 80+ का टारगेट हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। पैशन है मेरा आपको पढ़ाना, यार क्या बात कर रहे हो बच्चा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशू, अगर आपने किया क्या, आपने सामने वाले के क्या परचेज कर लिए, डिबेंचर परचेज कर लिए, आपने सामने वाले की क्या परचेज कर लिए, डिबेंचर परचेज कर लिए, और उसके बदले आपने अपनी सिक्योरिटी दे दी सामने वाले को। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमने दी है सिक्योरिटी, सामने वाले से ली उसकी नहीं देखनी, जो हमने अगर सिक्योरिटी दी है ना उसकी फेयर वैल्यू चेक करनी है। लिखो क्या बोलता है, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड। बहुत बढ़िया दोस्तों, इन एक्सचेंज फॉर अनदर असेट, आपने किया क्या, एक कंपनी के क्या परचेज कर लिए, शेयर्स परचेज कर लिए, कौन से, इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, और उसके बदले में किया क्या, आपने अपनी एक खाली बिल्डिंग उसको दे दी। तो हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी, दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारी बुक्स के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी, सीधी सी बात है, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। हमने जो खाली जो हमारे पास क्या पड़ी थी, बिल्डिंग थी ना, हमने जो बिल्डिंग दी सामने वाली पार्टी को, उसकी जो फेयर वैल्यू है ना वही कंसीडर की जाएगी। और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, और जो हमने सामने वाली कंपनी से ना इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया बच्चा, जो हमने सामने वाली कंपनी से इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर किया उसकी क्या वैल्यू है, इन दोनों में से जो हमें जो साफ साफ पता लग रही हो उसको मान लिया जाएगा कि ज्यादा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट देते हैं प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। अब आपको बताया गया था कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, क्योंकि आपको पता है कोई भी इंटरेस्ट की इनकम, कोई भी आपकी डिविडेंड की इनकम, वो AS 13 के स्कोप से बाहर है। वो किसके स्कोप के अंदर है, AS 9 के स्कोप के अंदर है। ठीक है, हम जिसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड यहां पे अब आगे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। 8-10 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, फ्री के नंबर हैं, क्या छोड़ना मत, बटोर लेना, इट्स योर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स, छोड़ना मत।
बटोर लेना। दो टाइप की होती है, मैं आपको चीख चीख के इतने टाइम से बोलता आ रहा हूं, दो टाइप की होती है। वो क्या होती है? स्क्रिप्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? स्क्रिप्ट्स होती हैं। और आपको एक चीज और पता है कि हर जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है ना, उसका जो अकाउंट बनता है वो अलग अलग बनता है। एवरी इंडिविजुअल जो स्क्रिप्ट होती है उसका अकाउंट अलग अलग बनता है। सर अगर हमारे पास एक ही स्क्रिप्ट है और उसी स्क्रिप्ट के अंदर परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर तो एक ही अकाउंट बनेगा। फिक्स्ड इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट क्या? अब इसमें क्या बोलता है, जो फिक्स वाली होती है वो कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, आपके डिवेंचर्स होते हैं, आपके बॉन्ड्स होते हैं। इनके ऊपर कंफर्म ये मेंशन होगा ही होगा 6% आरबीआई बॉन्ड्स, 6% आपके डिवेंचर्स, 6% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट्स। वेरिएबल का मतलब कि आपको नहीं पता कि इनकम कब मिलने वाली है। क्यों? सर इक्विटी शेयर है ना। सर इक्विटी शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। एंड ये कब मिलता है डिविडेंड? याद करो, तो समझाया गया था कब मिलता है डिविडेंड। ओ बच्चा मेरे बता देना कब मिलता है डिविडेंड। ये तब मिलता है जब हमारा राइट टू रिसीव हो जाता है। एंड ये हमें भी नहीं पता कि वो राइट आएगा कब। क्यों? क्योंकि सर जो डिविडेंड है ना, ऐसा नहीं मिलता। पहले अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा फिर कंपनी सोचेगी, अगर कंपनी ने सोचा फिर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सोचेंगे, और अगर उन्होंने भी सोच लिया तब भी राइट टू रिसीव नहीं आएगा जब तक शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं हो जाती। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट बोलते हैं। फिक्स के अंदर आपको क्या बोलता है? ये देखिए, द एंट्रीज इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या बोलता है? फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, दीज रेफर टू सिक्योरिटीज, दीज रेफर टू सिक्योरिटीज हैविंग। और आपको नोट्स बनाने की चैप्टर में ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आईसीआई के भी क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स होते हैं। आईसीआई के भी क्या है? शॉर्ट नोट होते हैं, तो उससे भी कवर हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, नोट्स तो 2-3 पेज के नोट्स ही हैं इसके, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एफर्ट्स करने हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोलता है? दिस रेफर टू सिक्योरिटीज हैविंग फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इनकम, जिसकी फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? फिक्स्ड है, मतलब कि इंटरेस्ट आपको आना ही आना है। आपको पता है कि इस डेट को इंटरेस्ट आएगा तो आएगा, इस डेट को आएगा तो आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिबेंचर आ चुकी है आपकी अंडर इन दिस कैटेगरी। अब आपको बता चुका हूं मैं क्या, ट्रांजैक्शन फॉर फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में अकर ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये दो बेसिस में अकर हो जाती हैं। फटाफट पढ़ो। एक्स इंटरेस्ट बेसिस क्या होता है एंड कम इंटरेस्ट बेसिस क्या होता है। 2 मिनट के अंदर इस वीडियो को भी पॉज करो और याद करो एक्स इंटरेस्ट क्या समझाया गया था, कम इंटरेस्ट क्या समझाया गया था, उनकी एंट्रीज क्या थी, ट्रीटमेंट क्या थे, समझाया गया था ना सारा कुछ। आपको क्या नहीं समझाया गया बेटा? समझाया गया था ना। यस सर हमको तो आता है। देखो ना, एक्स इंटरेस्ट क्या है, कम इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, समझ लेना ये तो कंप्लीट हो गया, नंबर मिल गया 8 नंबर आपको। समझो, फटाफट देखो। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट बेसिस एंड कम इंटरेस्ट बेसिस, एक्स इंटरेस्ट बेसिस एंड कम इंटरेस्ट बेसिस। देखिए ये क्या बोलता, इन केस द ट्रांजेक्शन इज एन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, मतलब कि आप सामने वाली पार्टी से इन्वेस्टमेंट को परचेज करके लेके आए हो। समझे ना? क्या समझे? आप सामने वाली पार्टी से इन्वेस्टमेंट को परचेज करके लेके आए हो। इज एम राइट और नॉट? बिल्कुल सर। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका परचेज प्राइस है ना, जो भी आपका परचेज प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं है। और जो उसका एक्रू इंटरेस्ट हुआ, ध्यान रखना क्या बोलता, इन केस, उस केस के अंदर द ट्रांजेक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, द अमाउंट, ऐसी अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एक्रूड टू द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब तक आपने परचेज नहीं किया, परचेज करने से पहले जो भी इंटरेस्ट उस पर एक्रू हो चुका है, हैज टू बी पेड इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, has to be paid in addition to the price of the security। वो आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको उसको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस
उस अमाउंट के अंदर जो सामने वाले ने आपको इन्वेस्टमेंट सेल करी है और आपने उससे उसको परचेज किया है, वो एक्स इंटरेस्ट बेसिस है। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ परचेज है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, आपको उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उस पे आपका हक नहीं है, उस पे उस अमाउंट का, उस इंटरेस्ट एक्रू का हक उस सामने वाली पार्टी को है। समझ गए ना? द फॉलोइंग एंट्री, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग एंट्री आपको सिखाया गया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कौन सी अमाउंट पर? जिस अमाउंट पर आपने टोटल परचेज किया है, इंक्लूडिंग द एक्विजिशन चार्जेस। कौन कौन से? स्टैंप ड्यूटी हो गई, ब्रोकरेज हो गया, कोई अदर फीस हो गई, ये आपकी डेबिट हो जाएंगे। और कहां पे जाएंगे? कैपिटल कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किस, कौन से साइड? डेबिट साइड। फिर आपको बताया गया था क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट तो शामिल है ही नहीं, हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के अंदर इनकम कॉलम के अंदर क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड, अभी तक का जो भी एक्रू हो चुका है वो बुक किया जाएगा। कब तक का? टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे कर देंगे विद टोटल अमाउंट पेड की, आपने इतनी अमाउंट पे की हुई है। ठीक है, चलो। इन केस द ट्रांजैक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, बेटा इन केस द ट्रांजैक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कम इंटरेस्ट बेसिस है, मतलब कि इसके अंदर ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, इसको लिखो कम इंटरेस्ट को, क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्या आएगा? प्लस इंटरेस्ट एक्रूड का खर्चा भी इसके अंदर शामिल है। समझ गए ना? क्या था ना? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट एक्रू, किसको बोलते थे? अगर ट्रांजैक्शन आपकी किस बेसिस पे है? कम इंटरेस्ट बेसिस पे है, मतलब कि अ पार्ट ऑफ परचेज, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता ए पार्ट ऑफ परचेज, मतलब कि दिस इज योर टोटल, आपका जो भी प्राइस है, कहता ए पार्ट ऑफ परचेज, उसका जो छोटा सा पार्ट होगा, किसका? परचेज प्राइस का, इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंटरेस्ट पेड टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारे एग्जांपल में 30 सितंबर से लेके वो क्या थी? लास्ट डेट थी इंटरेस्ट पेड टू, लास्ट डेट थी इंटरेस्ट पेड टू, एंड टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा आपका? हमारे जो एग्जांपल था वो होगा इंटरेस्ट एक्रू। और अगर वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट बेसिस पे हो गई, अगर वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट बेसिस पे हो गई, हमको दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट शो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चा, कैपिटल कॉलम के अंदर एक बार तो हमको इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। कैपिटल कॉलम के अंदर हमको एक बार तो इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू दिखानी पड़ेगी, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो इनकम कॉलम में तो आएगा ही आएगा। और जो इनकम कॉलम में आएगा ना, हम क्या करेंगे? दूसरी साइड में जाके, कौन सी साइड में जाके? आपकी जो ये साइड होती है ना, उसमें जाके क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट में से, कैपिटल कॉलम में से ना, वो जो इंटरेस्ट एक्रू है उसकी अमाउंट को कम कर देंगे। समझ आ गया ना? उसकी अमाउंट को कम कर देंगे। समझ गया ना? एंड देखो क्या बोलता है उसके बाद, हेंस इन दिस केस, हेंस उस केस के अंदर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द परचेज प्राइस। हम बार बार इंटरेस्ट एक्रू की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी एक्चुअली में वो नहीं मिला, हमें मिलना बाकी है। आप अपनी बुक्स में एक्रू क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आप उसके होल्डर बन चुके हो, अब तो आप उसके मालिक बन चुके हो ना। और कंपनी किसको इंटरेस्ट पे करती है? मालिक को पे करती है। आपने सामने वाले से इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली तो उसके अंदर 6 मंथ का 9 मंथ का हक किसका है? उस इंसान का हक है, तो आपको पहले वो पे करके आना पड़ेगा। और अगर आप भी होल्डर होते तो क्या आप किसी को विदाउट इंटरेस्ट सेल करते इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, हम तो नहीं करते। फिर जब आप नहीं करते वो कैसे सेल कर सकता है? समझ गए ना? सही जा रही है ना? सुन रहे हो ना सब?
बढ़िया चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंट्री, सुनो वही सेम एंट्री है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मतलब कि कैपिटल कॉलम में आ जाएगी डेबिट साइड के अंदर, विद द प्राइस सेटल्ड ऑन कम लेस एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पे इसने लेस किया हुआ है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाएंगे ना, टेक्निकली वही होगा। डेबिट साइड में 100 आ रही है और इंटरेस्ट एक्रूड मान लो 2 है, तो टेक्निकली डेबिट साइड में 100 टू इन्वेस्टमेंट कितनी, 2 रुपया, तो 98 ऑटोमेटिक वो सेट ऑफ होके 98 की ही बन जाएगी। समझ गए बेटा? अगर वो कम इंटरेस्ट है, अगर एक्स इंटरेस्ट है उसको नहीं छेड़ना, मतलब कि एक्स का मतलब इंटरेस्ट का मतलब ये है, ओ एक्स दूस की बात नहीं कर रहा। हाय हाय, तुम तो कितने हरामी हो बच्चा। एक्स सर हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आपका माइंड ही ओके समझ गए ना? अगर एक्स इंटरेस्ट है तब तो इन्वेस्टमेंट पूरी अमाउंट से आएगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा? चलो ये आ गया। कहना व्हेन द, क्या बोलता है ये, व्हेन द इंटरेस्ट अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, जब अमाउंट रिसीव हो गई तो कहां पे जाएगी, इनकम्स के अंदर जाएगी, क्रेडिट साइड के अंदर जाएगी। द नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे, मान लो एक्रू इंटरेस्ट है 100 रुपीज डेबिट के अंदर और इनकम आ रही है 200 के अंदर, 200 सीआर के अंदर, नेट इंपैक्ट कितना आया 100 रुपीज, ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। समझ गए आप ना? क्या बोलता है, व्हेन द इंटरेस्ट अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट अमाउंट मिल चुकी है, मिल जाएगी, इट इज एंटर्ड इन द इनकम कॉलम क्रेडिट साइड। आपको जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिखाया था तब मैंने आपको वहीं ऑलरेडी, हम हर चीज का एग्जांपल लेके आ चुके हैं मेरे बच्चा, हम हर चीज का एग्जांपल लेके आ चुके हैं। एंड आप शक्तिमान हो, आपको कोई नहीं हरा सकता, सच बता रहा हूं मैं। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री विल बी डेट दैट द अमाउंट credited to the income will only be the interest arising between the date of purchase and the one on which it next due falls। आपने जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया, जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया और जब आपको इंटरेस्ट मिला, इनकम में एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वही इंटरेस्ट जाएगा जो आपका हक है एक्चुअली के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा फालतू की अमाउंट तो पहले ही आपकी जेब से निकल चुकी है, आप उसको पे करके आ चुके हो, चाहे वो एक्स इंटरेस्ट हो चाहे वो कम इंटरेस्ट हो, इसका इफेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही थी तो ऑब्वियसली बात है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आपके पास थी पहले से। लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्रू वहां भी है तो उसका भी इंपैक्ट आपको कंसीडर करना पड़ जाएगा बेटा। ओके ठीक है सर। नोट, ये तो हमको पहले ही पता है सर, ये तो नोट ना भी लिखता हम कर देते परा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर नोट्स बनाएंगे, अरे क्या करोगे, 4-5 पेज के तो उसके नोट्स हैं, समझ गए ना? नोट्स तैयार करने में टाइम वेस्ट बहुत होता है, इससे बेटर है समझ के पढ़ो, इसी बुक को हाईलाइट करके रंग डाल दो, रंग दे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे नोट्स को। कल परसों होली थी तो वैसे ही इनको रंग दो। इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल वैल्यू, बताया गया था दैट इज पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। समझ गए? ओके। इन केस द कोटेशन डज नॉट स्पेसिफाई, अगर कोटेशन आपको मिलती है, उसने कुछ नहीं बताया, उसने कुछ भी नहीं बताया कि वेदर इट इज अ एक्स इंटरेस्ट और अ कम इंटरेस्ट, क्या समझाया गया था आपको? आपको क्या मानना है? आपको ट्रीट करना है एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एज पर द जर्नल प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, इंटरेस्ट वाली बात कर रहा हूं, तो हम इसको मानेंगे एक्स इंटरेस्ट। हमारा फिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी वेरिएबल वाला पार्ट अभी हम नहीं छेड़ेंगे। ओके ठीक है सर, अभी नहीं छेड़ रहे इसको सर, समझ नहीं, अरे चिंता ना करो, बात है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो। जब आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, हमारे एग्जाम्पल में हम जो पढ़ के आए हैं इस लेक्चर, क्या हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, कार्तिक का, कार्तिक ने सेल कर दिया किसको, मिस्टर प्रयास को। तो वैसे ही अज्यूम करना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, एंड ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैन यू इमेजिन, कैन यू थॉट, अगर आप AS 13 नहीं पढ़ते ये समझ आता, क्यों? क्योंकि AS 13 का ही पार्ट है ना। अगर आप AS 13 ही नहीं पढ़ते तो कुछ समझ आता, कोई चांस ही नहीं उठता, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता।
समझ गए ना। अब बात आती है पार्ट ऑफ होल्डिंग की। व्हेन अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज डिस्पोज, जब आपने सारी नहीं कुछ कुछ पार्ट बेच दिया, द कैरिंग अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड ऑन दैट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एवरेज का मतलब जितनी भी परचेज की आपने, जितनी भी परचेज की हैं सारी नहीं, मान लो आपके पास थी पहले 100, आपके पास थी पहले 100, क्या 100 थे डिवेंचर, फिर आपने 100 और परचेज कर लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने परचेज किया 98 रुपीज का एक, ये परचेज किया 99 का एक, तो 99 इंटू 100 इसकी कॉस्ट प्लस 98 इंटू 100 इसकी कॉस्ट, फिर आपने सेल कर दिए कितने 50 डिवेंचर एट द रेट 101, ये तो आपका सेलिंग है प्राइस, वो तो आ जाएगा पता, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी, वो क्या बोलता एवरेज कैरिंग अमाउंट, इसकी कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट दोनों को करो डिवाइड किससे, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से, एवरेज आ जाएगी। लेकिन सर इस एक अब होगा क्या, उसने इसके बाद 10 और परचेज कर लिए, तब क्या होगा 100 प्लस 100 माइनस 50 प्लस 10, फिर इसकी कॉस्ट आएगी। समझ गए ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी, चिंता मत करना, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमको समझ आ जाएगी, आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके ठीक है चलो। लेकिन इसके एक नोट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखो यहां पे, नोट, क्या नोट लिखो, दिस इज नॉट एन एवरेज, ये फीफो बेसिस भी हो सकती है। यहां पे लिखो, इस बुक में नोट लिखो, अपनी कॉपी में नोट लिखो कि अगर फीफो बेसिस पे आ गया और क्वेश्चन में आएगा, जब क्वेश्चन नीचे जाओगे ना वहां पे लिखा होगा कि प्लीज अज्यूम दैट ऑन द फीफो बेसिस, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको एग्जांपल दे चुका हूं उसका भी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट थी पहले वो कॉस्ट माइनस करनी है, वो कॉस्ट माइनस करनी है, जैसे आप AS2 में करके आते थे। समझ गए ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके सर डन, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। फिक्स्ड वाला आ गया, क्या बोलता, किसकी बात कर रहा है ये, डिस्पोजल की, क्या फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, पढ़ो उसको, पढ़ो उसको फटाफट, ये भी कवर हो चुका है हमारा, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, डिस्कस हो चुकी है हमारी ये बात, पढ़ो उसको फटाफट, फिर भी पढ़ो, मैं चाहता हूं पढ़ो उसको। क्या बोलता, इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, कम इंटरेस्ट बेसिस पे थी एंड आपने उसको सेल कर दिया, तो क्या होगा, अगर वो कम इंटरेस्ट बेसिस पे थी ना, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आपको इंटरेस्ट की अमाउंट पहले माइनस करनी पड़ेगी, और वो इंटरेस्ट की अमाउंट कहां पे जाएगी, इनकम कॉलम में जाएगी, कौन सी साइड, आपकी जो क्रेडिट साइड है वहां पे जाएगी, और जो आपने सेल किया जितनी आपकी आई डिस्पोजल इंटरेस्ट काट के, वो कहां जाएगी, कैपिटल कॉलम में जाएगी, इन्वेस्टमेंट के कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि वो बिक गई, सेल हो गई। और जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एवरेज कैरिंग अमाउंट से करेंगे या किससे करेंगे, फीफो से करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, लिख लो ऊपर यहां पे लिख लो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, हमें हमेशा ये अज्यूम करना है कि इट इज एन एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, डीम्ड प्रोविजन ये लिखा हुआ है, AS13 में डीम्ड प्रोविजन ये लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देता, वी आर ट्रीटिंग लाइक एन एवरेज कैरिंग अमाउंट, हम उसको एवरेज कैरिंग अमाउंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आपको फीफो बेसिस लगाना है या कोई और बेसिस लगाना है, हम तब लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का एस्टिमेशन होता है, कि ये मैनेजमेंट की कॉल होती है कि हम तो ये मेथड लगाएंगे, हम तो वो मेथड लगाएंगे। समझ गए ना इस बात को अच्छे से। लेकिन नॉर्मली हमको यही ट्रीट करना है हमेशा ही। ये क्या बोलता, इंटरेस्ट वाली माइनस कर देंगे, क्या बोलता, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कैसे बेटा, 6 मंथ का, कार्तिक को भी तो इंटरेस्ट वो पे करेगा प्रयास, बताओ ना, हाँ है ना, हाँ ना, बहुत बढ़िया। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, वही सेम एग्जांपल है, आपने किसी को सेल कर दी इन्वेस्टमेंट और 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका एक्रू है, क्या आप उस इंटरेस्ट को छोड़ सकते हो क्या, नहीं ना, वो आपकी इनकम मानी जाएगी ना। समझ गए ना। और अगर आपने कम बेसिस पे की है सेल, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, कौन सी, सेलिंग कॉस्ट, जिस अमाउंट पे सेल कर रहे हो उसमें से वो
माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कहाँ दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। टू the amount of interest, accrued interest from the date of last payment to the date of sale, जब तक सेल नहीं किया अपने में, क्या था 1 अक्टूबर से 31 मार्च, डेट ऑफ सेल is credited in the income column and only the sale proceed net of accrued interest, net का मतलब है सेल प्रोसीड में से accrued interest माइनस कर देना, from the date of last payment to date of sale is क्रेडिटेड इन द कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि सेल प्रोसीड में से माइनस कर देना एक्टिव इंटरेस्ट, और वो कहां कर देना क्रेडिट, कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर। अगर एक्स इंटरेस्ट है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे जितने अमाउंट की सेल करी सारी की सारी कहां जाएगी, कैपिटल कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और जो इंटरेस्ट आएगा उसके तो वो आपको सामने वाली पार्टी आपको इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा पैसे देगी, और वो इंटरेस्ट को कहां लेके जाओगे, इनकम में सेपरेटली लेके जाओगे। ये लिखा हुआ है ना क्या, एक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली रिसीव्ड फ्रॉम द बायर, आपको सेपरेटली रिसीव मिलेगा, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो जो सेल प्रोसीड है इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा। सेपरेटली रिसीव्ड फ्रॉम द बायर विल बी टेकन टू द credit side of the income column of investments account. Is I'm clear or not? Yes sir. सब वेरिएबल वाला नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पता लग जाएगा, ट्रांजैक्शन ऑन एक्स एंड कम इंटरेस्ट बेसिस, ठीक है। ये वही चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन कल से करेंगे स्टार्ट, इसके हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम कोशिश करेंगे जो अगला लेक्चर अपलोड होगा वो कम से कम अपलोड होगा 2.5 घंटे का। हम इस लेक्चर की जो हमारा 10-15 मिनट का शॉर्ट रहा है, हम अगले लेक्चर के अंदर इसकी कंप्लीट रिकवरी करके अगला लेक्चर कम से कम 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट का ही अपलोड होगा, ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट कवर हो जाए, और विद इन 2 लेक्चर और हम ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, ख्याल रखना, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त कार्तिक, बाय।